नमस्कार दोस्तों, द्रोणाद विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं यश के सैनी। आइए हम सभी लोग मिलते हैं। जो आपको 14 दिसंबर 2024 को आगामी सीटेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें हम लोग आज एसएसटी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ कंसेप्ट देखते हैं, जिससे आपको उम्मीद है कि पूरे फायदा हुआ होगा। और आइए इसी सीरीज में हम लोग आगे की ओर चलते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पे है। पहला क्वेश्चन है कि एक रोल प्ले नाटक के सौरमंडल के ग्रहों के सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक दो समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। जो सोलर सिस्टम है उसमें दो पर्सन को चुनता है और दोनों को रोल प्ले करना है, लेकिन कंडीशन यह है जो दोनों पर्सन होंगे वो समान वजन के हों, कद के हों, समान वजन के छात्र को चुनता है। निम्न के कौन से दो ग्रह अभिनय कर सकते हैं? अभिनय माने नाटक होता है। बुध और शुक्र, शनि और बृहस्पति, शनि और चंद्रमा, पृथ्वी और शुक्र। जानते हैं कि जो ये पृथ्वी और शुक्र है, ये दोनों जो है दोनों के समान है। इन्हें जुड़वा बहन भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं, ट्विन सिस्टर कहते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए कि जो पृथ्वी की तरह नॉर्थ और साउथ है, वैसे शुक्र पर भी दो पोल है, नॉर्थ और साउथ है, वेट भी है उतना, वजन भी है। तो अगर दो समान कद का वजन और छात्र को चुन रहा है तो कौन से ग्रह का वो रोल प्ले कराएगा आपको मालूम हो जाएगा। शुक्र और पृथ्वी दोनों इंटरनल ग्रह है और दोनों के पास जो है, पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो जब ये टीचर कराएगा रोल प्ले, तो इस रोल प्ले में जैसा उसका कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको डी ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही आएगा। इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट भी देखते हैं जो आपके एक रोल प्ले नाटक में सौरमंडल के ग्रहों का सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक दो समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। दिए गए ग्रहों में से पृथ्वी और शुक्र दो ग्रहों का अभिनय वे कर सकते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में इस तरह से: सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उससे छोटा शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। जबकि पृथ्वी और शुक्र क्या है? समान है। और शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं, भोर या सायं का तारा भी कहते हैं। और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। जबकि पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा, मून। इतने फैक्ट की जानकारी आपको हो गई। अगर दोबारा इस तरह से कभी क्वेश्चन पूछता है तो आप जवाब देने के सटीक में रहेंगे, कगार पे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? जब पृथ्वी इस तरह से है तो इसके इधर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसका नाम है ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन इसे कहते हैं। ये होकर के कहां से जाती है? लंदन से होकर के जाती है। और इसे बचने के लिए इधर थोड़ा से शिफ्ट कर दिए हैं पैसिफिक सी में, प्रशांत महासागर में थोड़ा शिफ्ट किया गया है, क्योंकि यह अफ्रीका से होकर जाती थी। तो हल्का सा अफ्रीका के उधर जो है आपको प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन मिलेगा, वहीं से होकर के ये जाती है। यहीं से पूरे विश्व का क्या मापते हैं? समय का मापन होता है, मेजरमेंट का मापन यहां होता है। अगर इंडिया देखेंगे, यहां है इंडिया, इससे कितना है? 5.5 घंटा आगे है। तो देखिए पहला सवाल,
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी रेखा है, सही है। यहां पर बताए कि यह एक इमेजिनरी रेखा है जिसे पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के नाम से जानते हैं, सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, यह भी बात सही है। क्यों गुजरती है? क्योंकि यह रेखा लंदन से होकर के अफ्रीका के बीचों बीच जाती थी। तो एस्ट्रोलॉजिकल ने, खगोल शास्त्रियों ने क्या किया, उसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, पैसिफिक सी में ले लिया, प्रशांत महासागर में जाने लगा। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। इसका दोनों सही है, दोनों ऑप्शन का मतलब यह हो गया ए और बी दोनों सही है। इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही आपको दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। पहले इसके बारे में कुछ आपको कंसेप्ट है, कुछ जो है आपके यहां पे देखो, यहां पे लिखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर समय का अंतर ठीक 12 घंटे का है, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 यामोत्तर पर उसे उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो इस तरह से आपको आंसर। तो इसके बारे में कुछ हम लोगों ने फैक्ट भी देखा। अब अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे, विचार करेंगे और विचार करके आप हमें बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा। यदि 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जब 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है, 10 बजे है, पूर्वाह है, तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा? अब पश्चिमी देशांतर पर है, ठीक है, 10 AM एट द 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल पर है, तो व्हाट विल बी द ग्रीनविच लाइन? देखिए, हम जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट होता है, या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो यहां दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में कितना होगा, 4 गुणे 60 बराबर 240 डिग्री। अब इसे मिनट में चेंज करना है, तो 1 डिग्री में 60 होगा, ये 60 मिनट आया। अब मिनट आया तो घंटे में बदल दो, तो 240 और बटे 60 ये आवर में चले जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे होते हैं। तो कट जाएगा, 6 चौक के 24, 4 घंटे हो जाएगा। और 4 घंटे का मतलब 10 बजे के बाद, यहां से 10 बजे के बाद 4 घंटा और आगे, 10 बजे के बाद 10 और 4 14, 2 बजे PM होगा, यह 2 बजे दोपहर होगा। इसका ऑप्शन आएगा बी। 10 बजे के बाद 10 बजे हैं और इसमें 4 घंटे और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बजे PM हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका जवाब मिलेगा 2 PM। इसके बारे में भी कुछ कंसेप्ट होगा, देखते हैं, और से कंसेप्ट हम लोग देख ही लिए। अगला सवाल है, देखो सवाल नंबर अगला। अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप कहां होंगे? देखो, ये पृथ्वी है, यहां से बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे कहते हैं हम भूमध्य रेखा। इसका नाम है भूमध्य रेखा, या इसका नाम है विषुवत रेखा। इसे हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। यह ऐसी रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा है, इसी से नाम है भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच में, भूमध्य, भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच से पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है। ये इसे पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। इसका नाम है उत्तरी गोलार्ध। ये देखो उत्तर साइड में है गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोले का आधा, तो बीचों बीच रखा जाती है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध होगा और
दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो आपका रहा 0 डिग्री, ये 0 डिग्री अक्षांश पर है, तो आप कहां पे खड़ा है? विषुवत वृत्त पर खड़े हैं, उत्तरी ध्रुव पर खड़े हैं, मकर रेखा पर खड़े हैं, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। देखो यहां दिया है इक्वेटर, आप कहां खड़े हैं? इसे इक्वेटर भी कहता है, विषुवत रेखा भी कहता है, इंग्लिश में इक्वेटर भी कहता है। तो ये कहां पर खड़े हैं आप? इक्वेटर पर खड़े हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बारे में भी कुछ आपके यहां फैक्ट है। अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप विषुवत वृत्त पर खड़े हैं। वह काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में 2 बराबर भागों में बांटता है, विषुवत वृत्त कहलाता है। यह पृथ्वी पर ही स्थित है, जहां सूर्य की किरणें क्या होती है? विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। लंबवत मतलब सीधी पड़ती हैं, और सर्वत्र दिन और रात बराबर होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। 23 सितंबर और 31 मार्च को पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होगा? दिन रात बराबर होता है, और इसीलिए इसे हम क्या करते हैं? विषुवत रेखा होता है, और सर्वत्र दिन रात बराबर होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें जो है इस पे सीधे पड़ती हैं, इसके कारण होता है। अगला सवाल फिर देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और जयमंडल है, तो अन्य 2 क्या होगा? यहां पे लिखा गया अन्य 2 कौन से होंगे? देखो, अगर प्राकृतिक पर्यावरण को बांटेंगे, अगर प्राकृतिक पर्यावरण को बांटते हैं तो 4 भागों में बटा है। जलमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। ये 4 भागों में बटा हुआ। तो कह रहा है इसमें 2 है ही है, इसमें एक तो वायुमंडल है और एक जैवमंडल है। तो इसी को जैवमंडल भी कहते हैं, जीवमंडल को हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं। तो एक वायुमंडल है, एक जैवमंडल। 2 कौन हो गए? जलमंडल और स्थलमंडल। देखो यहां पे जलमंडल, मध्यमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। इसका ऑप्शन सही होगा बी, ये दूसरा होगा, जलमंडल और स्थलमंडल। इसके बाद अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं। इसके बारे में कुछ कंसेप्ट भी है आपके सामने, और ये कंसेप्ट आप पढ़ सकते हैं यहां पे। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है कि प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन आएंगे? तो प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि आएगा, जल आएगा, वायु आएगा, पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, वायुमंडल, जयमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। इनमें से स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। जल क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई है, और पतली परत है वायुमंडल कहलाती है। इसमें से एक क्वेश्चन और पूछेगा, सबसे बड़ा मंडल। आपके लिए क्वेश्चन पूछेगा, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? आपके यहां पे क्वेश्चन मार्क्स आएगा, आपको बताना है कि इन चारों मंडलों में सबसे बड़ा मंडल कौन है। तो आपको आंसर आपको बताना है, और नहीं आएगा तो पूछना। पहले आप सोच के बताना कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा मंडल है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर। अमेजन बेसिन के बारे में क्या बताए? देखो, अमेजन बेसिन, अमेजन जो है नदी है जो
ब्राजील में है, ब्राजील में बहती है। ब्राजील कहां है? यह दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील है, और वहीं पर ब्राजील जो है अमेजन बेसिन है, अमेजन नदी है। यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। बेसिन है, बेसिन का मतलब होता है चौड़ाई। यह सबसे चौड़ी नदी है। सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी इसी में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जैव विविधता इसी में पाया जाता है। इसे सदाबहार वन भी कहते हैं, अंधेरी वन भी कहते हैं। बड़े बड़े जीव जंतु जो है इसी अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन को पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि यहां पेड़ पौधे वनस्पतियां ज्यादा है, और वनस्पतियां ज्यादा है तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे। ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे तो हम लोग जैसे क्या होते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे ये भी सांस लेंगे, तो ऑक्सीजन का लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपना भोजन बनाएगी तो ढेर सारे ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। इसलिए अमेजन को क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जानते हैं। अब हम क्वेश्चन पे लपटते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती। देखो यहां पे नील नदी दिया है, ये गलत दिया है। नील नदी जो है यह अफ्रीका में बहती है। नील नदी अफ्रीका में बहती है, और नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम है नील नदी। यह विक्टोरिया झील से निकल के भूमध्य सागर में गिरती है, और किधर की ओर बहती है? उत्तर की ओर बहती है। तो इसके कुछ फैक्ट है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर पहला ऑप्शन गलत है, पहले ऑप्शन में देखो, देखो ए है, गलत हो गया, ए है, गलत हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर ए है और बी है, ए और बी है, ठीक है, और बी और सी है, ठीक है ना। ए गलत हो गया। यहां का मौसम दिन और रात दोनों ही समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है, सही है। रात के समय तापमान थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता उतनी ही बनी रहती है। बी और सी सही है। देखिए बी और सी यहां पे दिया हुआ है, यहां पे बी होगा और यहां पे सी होगा। बी और सी सही होगा। यहां पे ये गलत हो जाएगा, ये ए है और ये बी है, ये गलत हो जाएगा, और बी और सी सही होगा। ये सही है, ये सही है, तो बी और सी ऑप्शन सही हो गए यहां पे अमेजन बेसिन के बारे में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको टेकल कर सकते हैं। अगला इसमें कुछ कंसेप्ट भी देखते हैं हम लोग यहां पे। अमेजन बेसिन के बारे में कुछ कंसेप्ट भी है, उसको आप देख सकते हैं। पहला दिया है, अमेजन बेसिन के बारे में निम्न कथन सत्य है। यहाँ का मौसम दिन रात दोनों समान होता है और गर्म और आर्द्र होता है। रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता जो है उच्चता बनी रहती है। अमेजन बेसिन के लोग टैपियोका, अनानास, शकरकंदी उगाते हैं। काफी, मक्का और कोको जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती है। विश्व में जानते हैं सबसे ज्यादा जो है कॉफी ब्राजील से ही आता है। ब्राजील में विश्व का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है। कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है, जो अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपके सवाल बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला देखा, वायु दाब के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए। ठीक है, पहला दिया हुआ है, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ये बात सही है। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ये भी सही है और इसका व्याख्या करता है। चूंकि हमारे शरीर पर चारों दिशाओं में लगता है और शरीर जो है उसके अपोजिट अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें अनुभव नहीं होता। तो ए और आर दोनों सही होगा, उसकी व्याख्या भी करेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो वायुदाब लगता है हमारे ऊपर वो चारों दिशाओं में लगता है, समान रूप से लगता है, लेकिन उसके अपोजिट विपरीत दिशा में एक बल लगता है शरीर से, जिसे अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, विपरीत दिशा में, जिसके कारण हमें उसे फीलिंग नहीं हो पाती है, अनुभव नहीं हो पाता है। तो इसका ए और आर सही है और आर ए की व्याख्या भी करेगा। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते तथा वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। धरातल पर या सागर तल के इकाई क्षेत्रफल के ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा समुद्र तल पर पड़ने वाले भार को वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब किसे कहते हैं? और समुद्र तल पर पड़ने वाले भार को समस्त परतों द्वारा, वायुमंडल के समस्त परतों द्वारा समुद्र के बढ़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब का मापन किससे किया जाता है? यह क्वेश्चन आपके लिए है। आपके लिए अगला क्वेश्चन मार्क है कि वायुदाब हम किससे नापते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिससे हम वायुदाब मापते हैं। यह क्वेश्चन आपको मैसेज करके बताना है कि क्या होता है। अगर पढ़ेंगे तो आपको मैसेज मिलेगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर आतपन की मात्रा भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण है? देखो, आतपन कहते किसे? आतपन वो होता है सूर्य द्वारा पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश का अवशोषण। अवशोषण मतलब होता है एब्जॉर्वेशन। अवशोषण को हम आतपन कहते हैं। आतपन का मतलब होता है सूर्य द्वारा जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है उसे पृथ्वी जितना भाग अवशोषित कर लेता है, उसे हम कहते हैं आतपन। आतपन की मात्रा जो है सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। देखते हैं आतपन की मात्रा क्या होगी। यहां पे पृथ्वी है, यहां पर भूमध्य रेखा है, यहां पे सन है। सन की यहां पे सीधे लाइट पड़ती है 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे। यहां पर सीधे लाइट पड़ती है, तो इस वाले क्षेत्र में क्या होगा? यहां पे आतपन का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। यह भूमध्य रेखा के नजदीक जो होगा, क्योंकि स्वर्ग की लाइट ज्यादा पड़ती है, सन की लाइट ज्यादा है तो क्या करेगा? ज्यादा अवशोषण करेगा। और सन की लाइट कम पड़ेगी तो अवशोषण भी कम होगा। तो ध्रुवों पर, यहां पर भूमध्य रेखा पर, एक सवाल भी ऐसा पूछा था, भूमध्य रेखा पर आतपन का मान ज्यादा होता है। आतपन का मान ज्यादा होता है। लेकिन जो जो हम यहां पे ध्रुवों पर चले जाते हैं और सूरज की किरणें ऐसे तिरछी पड़ती हैं, तो यहां पर क्या होगा? आतपन का मान कम होगा। यहां पर आतपन का मान कम होगा। तो ध्रुवों पर जो जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, आतपन का मान कम हो जाता है। लेकिन जो जो ध्रुवों से, यहां से ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर आते हैं, आतपन का मान बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें यहां पे सीधे पड़ती हैं और यहां पे तिरछी पड़ती हैं। अब यहां पे देखा जाए क्वेश्चन आतपन के बारे में पूछ रहा है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव बहुत सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसीलिए कभी उस पर सूरज की किरणें ज्यादा, कभी कम, कभी घूमते घूमते सूर्य के पास होती है। सूर्य की किरणों का नति कोण, झुकाव कोण, ये भी है। दिन की अवधि, ठीक है,
दिन की अवधि, दिन की अवधि माने दिन के समय आतपन ज्यादा होगा, शाम के समय कम होगा। इसका ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन ए बी सी, इसका ऑप्शन जो सही होगा ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हो गए। ये आपके एसएसटी के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। अगला देखिए, पृथ्वी पर आतपन की मात्रा में भिन्नता के निम्न कारण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घुमाना, सूर्य की किरणों का नतिकोण, दिन की अवधि पर प्रकार दिए गए। तीनों कथन सही है। आतपन सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आतपन वह सौर विकिरण है जो सूर्य से पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है और पृथ्वी द्वारा अवशोषित प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को हम आतपन कहते हैं। ये इसके फैक्ट थे। अमेजन बेसिन के बारे में ये तो अभी पीछे क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन अभी पीछे हम लोग कर लिए हैं। वायुदाब भी हो गया है। यहां तक क्वेश्चन हम लोगों को करना था। हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया वो कर लिया। अब जो है उम्मीद है आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप जो है इसी तरह से जुड़े रहें और आपको कंसेप्ट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तब तक हम लोग चलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।